कोविड के दौरान जो वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड, उसके ऊपर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। जब से कोर्ट की रिपोर्ट आई है यूके की, यही नहीं भारत में भी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, वहाँ पे भी शोध हुआ है और शोध में पाया गया है कि ये भले ही ये वैक्सीन जो है वो सुरक्षा कवच बनी थी कोविड में, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत से लोगों की जानें गई हैं, तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा पैरों में बहुत तकलीफ़ रही, बहुत दिनों तक ऐसा दर्द हुआ है कि उनका 2 कदम चलना भी मुश्किल हुआ। हमारे साथ एक और जो है भुक्तभोगी मौजूद हैं। विनय कुमार सिंह नाम है, पेशे से ये पत्रकार हैं। इनकी पत्नी थी, उनके भी जो है वैक्सीन लगी थी और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। बहुत दुखद घटना हुई थी। विनय भाई, क्या था ये पूरा मामला? ये हमारे यहाँ मिसेज को 25 नवंबर वर्ष 21 में कोविडशील्ड की दूसरी वैक्सीन लगनी थी। वो लगी थी, हमको भी लगना था, लेकिन हम ऑफिस में थे, नहीं जा पाए थे। लगने के 2 दिन तक उनको फीवर रहा। फीवर के बाद में उनको जो जनरल दवा दी गई थी पैरासीटामोल, वही दिया जा रहा था। तीसरे दिन उनके शरीर में दर्द ज़्यादा होने लगा। फिर 27 तारीख को उन्हें एक चिकित्सक से सलाह ली गई, तो उन्होंने कहा कि जो दवाएं दी जा रही हैं वही चीज़ दीजिए, पैरासीटामोल ही। फिर 28 को और ज़्यादा जब तकलीफ बढ़ी तो हमने फिर एक डॉक्टर से संपर्क किया, तो उसने बताया कि अब इनको कोई पेन किलर दे दीजिए। पेन किलर दिया, तब भी उनको रिलीफ नहीं हुआ। उनके कमर से पैर तक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। 29 तारीख की रात में अचानक वो उनकी हालत और बिगड़ी और उनको ब्लड की वोमिटिंग हुई। फिर उसके बाद में हम जिला चिकित्सालय लेके आए, यहाँ भी वोमिटिंग हुई। इन लोगों ने कहा कि इनको लोहिया लेके जाओ। हम लोग लोहिया लेके पहुँचे, वहाँ पर भी वोमिटिंग हुई। थोड़ी देर के लिए वहाँ इलाज के बाद में स्थिति नॉर्मल हुई, लेकिन 2 घंटे के बाद में फिर वोमिटिंग शुरू होने लगी। ये खून की उल्टी हो रही थी? वोमिटिंग हो रही थी और ब्लड जम रहा था। जैसे वोमिटिंग होती थी ब्लड जम जाता था। इसी बीच में पैथोलॉजी के लिए भी स्वास्थ्यकर्मी आया ब्लड निकालने के लिए, तो ब्लड उस सिरिंज में आ नहीं रहा था, आते आते जम जाता था। तो फिर उसने दोनों हाथ में प्रैक्टिस किया, नहीं निकला, तो मिसेज की जांघ से ब्लड निकालने की कोशिश किया। फिलहाल 2-3 एम्पुल उसने निकाले, लेकिन वो ब्लड तुरंत जम गया। वो भी ये कह रहे थे कि कैसे इसे ब्लड जम रहा है। वहाँ भी एक चर्चा थी कि जब से ये कोविडशील्ड की दूसरी वैक्सीन लगी है, कई ऐसे केसेज आ चुके हैं जिनके वोमिटिंग होती है और पेन होता है, फिर उसके बाद में ब्लड शरीर में जमता है। फिर हम लोग जब तक और आगे उनकी चिकित्सा बढ़े, तब तक उनकी हालत और सीरियस हो गई। दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग निकले, लेकिन इसी बीच में रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो क्या लोहिया या जहाँ जिन हॉस्पिटल्स में आप ले गए थे, वहाँ डॉक्टर्स ने कहा था कि इनका ब्लड जम रहा है? हाँ, बिल्कुल कहा था। डॉक्टर ने कहा था, जो ब्लड निकाल रहा था वो तो परेशान ही था। सिरिंज में खींचता था, ब्लड जम जाता था, खींचता था, जम जाता था। वो तो बहुत परेशान हो रहा था बेचारा। लेकिन अब क्या है उसमें, वैक्सीन क्या है मामला या क्या है, लेकिन जैसी रिपोर्टें आ रही हैं तो उसमें यही लगता है कि वैक्सीन का ही हो सकता है कुछ। तो ये एक तरह के मामले सिर्फ विनय सिंह के साथ नहीं हुए, ऐसे भुक्तभोगी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने को खो दिया है। अपने को खोने का दर्द उनके आंखों में आज भी झलकता है। लेकिन जो चिकित्सक हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, वो अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कंपनी जो है उसने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके अलावा भारत में जो BHU में शोध हुआ है, उसमें भी ये बात साइड इफ़ेक्ट्स की सामने आई है। क्या कहते हैं डॉक्टर्स इस बारे में, हम आपको दिखाते हैं। एस्ट्राजेनेका एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसने भारत में कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन दी थी। वैक्सीन जब लगी उसके बाद से धीरे धीरे जो भाई कोविड फैला था, कोविड के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आए कोविड के बाद से, तो लोगों में ये था, भ्रांति फैली थी या लोगों को लगने लग गया था कि जो सडन डेथ हो रही थी, जैसे परफॉर्म करते हुए स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं या कहीं वरमाला डाला जा रहा है, या के जैसा सिंगर, या आप जिम में गए हैं, कुछ फिल्म स्टार थे, टीवी स्टार थे जो जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनकी डेथ हो गई थी। तो एक ये चलने लग गया था कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो वैक्सीनेशन हुआ है उसकी वजह से ये डेथ, ये कास उसकी वजह से हो रहा है। फिर अभी हालिया एक वहाँ यूके की कोर्ट है, वहाँ पे ये जो कंपनी है उसने एक्सेप्ट किया ये बात कि हाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस ब्लड से थक्का जमता है, थक्का जमने से ब्रेन स्ट्रोक या
हार्ट अटैक इस टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद से तो जब ये रिपोर्ट इंडिया में आई है और सोशल मीडिया और मीडिया पे तैर रही है, उसका असर ये हो गया कि एक फेयर फैक्टर हो गया। जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी उनके अंदर एक डर है, इसलिए हमने लोगों से बातचीत की, एक्सपर्ट से बातचीत की, बहुत सारे डॉक्टर से, अलग अलग फील्ड के डॉक्टर से हमने बातचीत की है। और इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर संदीप बुधवार, न्यूरोसाइकेट्रिक है, बहुत जाने माने मनोचिकित्सक हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जो डर पैदा है लोगों में, इस बारे में आपका क्या सोच? देखिए नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप बुधवार है। मैं एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ और सबको मेरा नमस्ते और सलाम। मेरा एक कहना है कि जो डर लोगों में है ये बहुत कुछ मीडिया ने फैलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं ये चीज़ को कहीं ये नहीं झुटला रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें प्रूवन फैक्ट्स नहीं हैं। कोविड अपने आप में जो है एक जिसे बोलते हैं ना, एक वायरल इलनेस है। वो कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह रिलीज करता था, जिससे भी कोएगुलेशन प्रोफाइल लोगों के गड़बड़ हुए हैं। तो उस समय डेथ के कॉजेज जो हैं वो कोविड भी रहे हैं। बाद में कोविड के जो साइड इफेक्ट्स थे, कोविड वायरस इलनेस के जो थे, अब ये प्रूवन तो अभी तक नहीं है कि भाई इसी की वजह से इतने लोगों की डेथ्स हुई जो सुनी, जैसे अभी परवेज भाई ने बोला कि सिंगर के की हुई और इनकी। तो मेरा ये मानना है कि लोगों में डर ना फैले। ये एक तरीके का जिसे बोलते हैं ना, मास फियरफुलनेस हो गई है लोगों में कि हाँ हमने लगवाया था तो ये हो गया। इससे लोगों को और ज़्यादा और दिक्कतें होने के चांस हो जाएंगे, जिसमें एंग्जाइटी और नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें फैल जाएंगी। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई चीज़ प्रूवन नहीं होती है। दूसरा ये कि जैसे कि उस समय हमारे पास ऑप्शन भी नहीं थे, और इसी ने मैं मानता हूँ जब हमें वैक्सीनेशन लगा उससे लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हुई, बहुत से लोग उसमें बचे भी हैं। तो हमें उसका पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए, ना ही कि हमको उसका सिर्फ नेगेटिव जो अभी न्यूज़ आ रही है उसका। जब तक कि इस चीज़ का कोई प्रूवन फैक्ट नहीं होता तब तक कि हमें इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और दिमाग में किसी तरह की भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। और जिन लोगों की डेथ हुई उनको साथ में क्या कोमॉर्बिड इलनेस रही, मतलब साथ में और कोई दिक्कतें रहीं जिसने उनकी ये चीज़ों को लाने में मदद करी, ये इसके बारे में अभी बहुत किसी को पता भी नहीं है। इसलिए अभी इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ अभी आ रही हैं, खबरों में हैं, अखबारों में हैं, न्यूज़ में हैं, चैनल्स में, तो अभी इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डरने से और ज़्यादा दिक्कतें और होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सब जैसे पहले कोवैक्सीन आई थी हमारे यहाँ, उसके बाद कोविशील्ड आई, कोविशील्ड पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो क्या ये टेस्ट पहले नहीं हो सकता था कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है? अब इसके बारे में मैं कोई बहुत पुख्ता जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अब उस समय क्या था कि गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा, थे नहीं, और इतनी ज़्यादा ये बीमारी फैलती जा रही थी और इतनी डेथ्स आने लगी थी कि गवर्नमेंट को भी ताबड़तोड़ कोई काम करना था, रिस्पांस दिखाना था लोगों को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। और यही वैक्सीन मुझे लगता है यूके में और यूएस में भी गई है, जो एस्ट्राजेनेका की है। तो इसलिए अब क्या उस समय चीज़ें थी इनके बारे में मुझे कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ जो अवेलेबल रिसोर्स था वो उस समय बेस्ट यही था शायद, तो गवर्नमेंट ने इसको दिया। तो क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, उसमें कहा गया है कि जो साइड इफेक्ट से प्रभावित लोग हैं उनको वो दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, तो इस टाइप का कोई क्लेम पॉसिबल है क्या? अकॉर्डिंग टू मी तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये ब्रेन हेमरेज के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब आप इस वैक्सीन के रिगार्डिंग या वैसे? ऐसे मतलब क्या स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस करता है, जिससे आजकल आप देखिए यंग लोगों को शुगर, मतलब डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इसका मेन कॉज है स्ट्रेस और दूसरा है एडिक्शन। स्ट्रेस लीड्स टू एडिक्शन, एडिक्शन लीड्स टू दिस प्रॉब्लम। एक चेन है, एक विशियस साइकिल है। लोग स्ट्रेस में होते हैं, वो कोई ना कोई हैबिट ऐसी अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, या किसी भी तरीके का और वो उनको लीड अप करती है इन डिस्टर्बेंसेस के अंदर। तो स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर साहब, ये ब्रेन हेमरेज जो होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके शुरुआती उपाय, बेसिक वो क्या फर्स्ट एड क्या ली जा सकती है? देखिए, हम लोग ब्रेन हैमरेज बेसिकली डील नहीं करते हैं, पर यह है कि ब्रेन हैमरेज किसी को होता है तो देखिए इंसान को दिखने में कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं उन लोगों को, बेहोशी आने लगती है, दौरे आने लगते हैं उन लोगों को ब्लड में। और दूसरी चीज़ है कि कई लोगों को ब्लड भी आने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ब्रेन हैमरेज होने के कॉजेज़ हमको पता करने चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़।
हाई ब्लड प्रेशर कुछ लोगों की दिमाग की नसों के ऊपर इफेक्ट करता है, तो हमको अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक है, अच्छी है, तो यंग लोगों में ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस कम हो सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें। चलो, हमारे साथ इस वक्त एमडी फिजिशियन हैं डॉक्टर फर्रुख किदवाई साहब। बहुत ही मशहूर चिकित्सक हैं, लखनऊ के कई बड़े हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए मनोज भाई, इसमें जो सडनली एक फियर फैक्टर डेवलप हो गया है वो न्यूज़ आने से कि कोविशील्ड वैक्सीन के लगने से ये सारी प्रॉब्लम है। टीटीएस नाम का उन्होंने एक एडवर्स इफेक्ट बताया है, जो कि देखिए कोई भी दवा, कोई वैक्सीन में कुछ ना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोई भी दवा ऐसी नहीं जिसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, हर तरह की वैक्सीन। लेकिन अभी जिस समय, जिस हालात में कोविड आया, उस समय उसको बनाने के लिए, जल्द से जल्द उसको बनाने के लिए कंपनी या इवन गवर्नमेंट या फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने पूरे प्रयास किए हैं। अब जो किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में, उसके पूरे स्टडी में एक लंबा समय चाहिए होता है हमको उसको एक रिसर्च करने के लिए। तो अभी उसकी रिसर्च जारी है, और मेरे मानना ये है कि जो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स आए हैं सामने, कि जिसमें ये दिखा रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि सडन अटैक हुए जा रहे हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जितने लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड या इंडिया में वैक्सीन लगी है। तो अभी फ़िलहाल मेरा सभी लोगों से कहना ये है कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फियर फैक्ट डेवलप ना करें कि परेशान हो जा रहे हैं कि मेरे तो लगी, मेरे खुद 2 डोज लगी। हम लोग तो जो कि फ्रंट वॉरियर से सबसे पहले डोज हम लोग ने ही लगवाई है। एंड टचवुड वैक्सीन लगवाने के बाद जितने भी फ्रंट वॉरियर्स थे, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे पुलिस हो या जर्नलिस्ट हो, जितने भी लोगों ने अपना काम किया, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है और कोरोना से बचने में उसने हम लोग की बहुत मदद करी। तो मेरे ख्याल से अभी ये कहना है कि इसको जो कहते हैं हम लोग की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट ना बनाएं, उस पर रिसर्च चल रही है। और अभी ये बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे आर डूइंग देयर रिसर्च। तो हमको उनके रिसर्च का वेट करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहना है अभी। डॉक्टर साहब, आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो इधर ये पेशेंट क्या इनकी बढ़ोतरी हुई है हार्ट या से ब्रेन से रिलेटेड? देखिए, बिल्कुल बढ़ोतरी तो हम लोग कहेंगे कि बढ़ोतरी हुई है, या ये कहिए कि सोशल मीडिया या जो इस कम्युनिकेशन के उसमें रिपोर्टिंग ज़्यादा हुई है। हमको पता चला, पहले भी होते होंगे, नहीं पता चलता होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली यंग पेशेंट्स में डेथ सडनली हम लोग को ज़्यादा सुनने में आई हैं। जिम जा रहे हैं, सडनली जिम करते करते गिर गए, तो इसमें हुआ है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है उसको हम सिर्फ वैक्सीन से ही एट्रीब्यूट करें या वैक्सीन से ही मिलाएं। आप एमडी फिजिशियन हैं, आप ठीक है वो वैक्सीन नहीं हो सकती, लेकिन इसका रीज़न क्या है इस तरीके की अटैक जो बढ़ रहा है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो हम लोग की इस वक्त जो समाज में है वो है स्ट्रेस, टेंशन और लाइफस्टाइल। हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल पे कम ध्यान देते हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रेस खाली ज़रूरी नहीं कि आप परेशानी रहें, आधा टाइम हम लोग का ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन रहता है, तो माइंड में टेंशन रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्रीवेटिंग फैक्टर है हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट करने का। आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो आप उनको क्या राय देते हैं? मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, सब काम करें, सब कुछ करें, बट अपने लिए पूरे 24 घंटे में 15-20 मिनट का समय निकाल के एक्सरसाइज करें, प्रॉपर फूड लें और हेल्दी लाइफस्टाइल को जितना क्लोजली पॉसिबल हो वो करें, क्योंकि देयर इज़ नो परफेक्ट लाइफस्टाइल। जितना क्लोजली पॉसिबल वो करें, यही मेरा सजेशन रहता है। और स्ट्रेस को जितना, तनाव को कम कर सकें अपने लेवल उतना करें। तो ये बीपी और शुगर पेशेंट मतलब हर तीसरा आदमी हो रहा है, ये भी स्ट्रेस का कारण? बिल्कुल है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस अपने आप में एक एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है। इसमें हम लोग बोलते हैं कंफाउंडिंग फैक्टर। ये इन बीमारियों को 4 गुना बढ़ा देता है। तो स्ट्रेस ही प्राइमरी है। और हम लोग की लाइफस्टाइल है, हम लोग एक्सरसाइज वाला कम करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ तो बंद ही हो चुकी हैं। बच्चे आजकल हम लोग के आउटडोर तो भूल ही गए हैं, ज़्यादातर ऑन स्क्रीन ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन कर लिया था कि जैसे आप ये सब रीजंस बता रहे हैं, तो आप खुद ऑन स्क्रीन कितना रहते हैं? देखिए, ऑन स्क्रीन हम लोग को वैसे टाइम कम रहता है और कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम उस पर दे पाएँ। जो टाइम हम लोग को मिलता है वो कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों के साथ बैठ के बात कर सकें। तो थोड़ा सा ये स्ट्रेस बस्टर होते हैं। ऑन स्क्रीन कभी स्ट्रेस बस्टर नहीं होता है। इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, फिर ये फिटनेस के लिए क्या करता है?
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है अपने लिए। अगर आप 24 घंटे में 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। 15 मिनट अगर निकाल लें तो हमें लगता है कि ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी होता है। मेडिसिन से दूर रहा जा सकता है। बिल्कुल, मेडिसिन से दूर मतलब ये है कि हम लोग इसे प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं कि उससे होने से पहले हम, अगर देखिए जो जेनेटिक बीमारियां हैं वो आपको वैसे ही इवेंचुअली होनी है, बट आपका लाइफस्टाइल अगर मेंटेन रहेगा तो उससे ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको आप इवेंचुअली थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप आए। तो हमारे साथ जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं। देखिए, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे पास वैसे भी अमूमन लोग आते ही हैं जो टीकाकरण के लिए आते हैं, टीकाकरण संबंधी चीज़ें जानने के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ में करेंगे तो कुछ रिस्क होते हैं। सड़क पे चलने में भी रिस्क होता है, गाड़ी में तो चलने में भी रिस्क होता है। तो मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि आप अपने बच्चे को टीकाकरण करा रहे हैं, हर टीके का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये इतने कम हैं जितना कि आपका अपनी कार में चलना। आप कार से चलेंगे, कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसमें कार को दोषी डायरेक्टली नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत व्यापक हित में किया जाने वाला कार्यक्रम है। वैक्सीन्स आर जनरली सेफ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कोविड का जो वायरस है, जिसको अभी तक बहुत दिनों तक उस पर अध्ययन किया गया और उसमें तमाम अध्ययनों में ये भी आया कि वो इटसेल्फ इस प्रकार के थक्के जमने जैसी चीज़ें या ब्रेन की या हार्ट की वेसल्स पे अटैक करता है, तो उससे दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को पूरी तरह जान पाना कि क्या ये जो मौतें बाई चांस हो भी रही हैं तो वो वैक्सीन की वजह से हैं या कोविड खुद होने की वजह से हैं। तीसरा मुद्दा ये है, इंसान चीज़ों बड़ी जल्दी भूल जाता है। आप ये सोचिए कि आज से 3 साल पहले कोविड के माहौल में जब इतनी मौतें हो रही थी और इतना पैनिक व्याप्त था, भय व्याप्त था, तो जो बेस्ट तरीका था, जो किया जा सकता था, वो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया और उसको किया गया। इतनी उसको बनाने के दौरान देखिए, जो मेडिकल साइंस में अध्ययन है, वो कोई चीज़ आने के बाद उसके रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होते हैं कि इससे क्या चीज़ हो सकती है। जब आप कोई चीज़ शुरू करेंगे तो उसके 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि क्या ये भी इससे एसोसिएटेड हो सकता है। इस डर से ना तो दवाइयाँ ना तो वैक्सीन से बनना बंद नहीं होने चाहिए, और इसमें ना तो इस तरह के कोई दोष देना कि भाई ये वैक्सीन क्यों बनी, इसको लगाने से नुकसान हो गया। अभी ऐसा कहना जल्दबाजी है। रिपोर्ट की भी बात करें तो आधे फीसदी से भी कम मामले हैं जहां पर ये इस तरह की चीज़ें आई हैं, जिनका अभी पूरा अध्ययन भी नहीं हुआ है और ऐसे कोई बहुत सटीक प्रमाण नहीं मिले हुए हैं, और वो भी सिर्फ 0.5% लोगों में। तो इन सब मामलों को देखते हुए पैनिक का कोई विषय होना ही नहीं चाहिए, और वैक्सीन बनाने वालों को या वैक्सीन को दोषारोपित करना, ये तो एक लॉन्ग टर्म हित में तो नहीं होगा। तो एक चीज़ आप तो खुद, क्योंकि आपका भी हॉस्पिटल चलता है मेडिकल लाइन से, लेकिन एक कंपनसेशन की बात हुई है ब्रिटेन की अदालत में। दूसरा, अपने यहाँ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पिटिशन दायर हुई है, उस पर सुनवाई होगी। उसमें भी कहा गया है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाए। कंपनसेशन किसको दिया जाए? जिस आदमी ने पैनिक के माहौल में दिन रात एक करके कोई फार्मूला इजाद किया, वैक्सीन बनाई, ये उससे कंपनसेशन वसूला जाए, या सरकार से वसूला जाए जिसने इंडोर्स किया, या डॉक्टर से वसूला जाए? ये तरीके तालिबानी हैं और इन तरीक़ों से अब नहीं हो सकता। अगर यही हालात रहे तो कोई डॉक्टर, हम तो हर मरीज में रिस्क लेते हैं, हम डॉक्टर हमारे हैं, दिन रात काम करते हैं, किसको क्या पता है किस मरीज के साथ उसकी नियति में क्या होगा, लेकिन इस डर से क्या कोई काम करना छोड़ देगा? और आज अगर कंपनसेशन की बात हुई तो ये बात तय है कि अगला जो भी कोई एपिडेमिक आएगा तो उसका टीका बनने के लिए बहुत कठिनाइयाँ होंगी, लोग 1000 बार सोचेंगे। और इस तरह से अगर डॉक्टर और मरीज के रिलेशनशिप हुए कि कंपनसेशन की बात हो, या इस तरह से वैज्ञानिकों के और पब्लिक के रिलेशनशिप हुए कि कंपनसेशन की बात हो, तो ये भाई कोई बहुत अच्छा संदेश तो नहीं है समाज के लिए। या हो सकता है कि उनको कोविड का कोई दूसरे स्ट्रेन ने इन्फेक्शन कर रखा हो पहले से, या हो सकता है कि उनको
कोई और बीमारी रही हो। तो केवल इतने डाटा से और केवल इस खबर से कि जो है ब्रिटेन में किसी ने प्रूव कर दिया अदालत में, उससे ना तो पैनिक होना चाहिए, ना कंपनसेशन की बात होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए और हमारे जो भी वैज्ञानिक या जो भी सरकार काम करे हैं वो एक अच्छी मंशा के साथ हुआ है। इसमें किसी प्रकार के कंपनसेशन जैसी कोई बात ही नहीं है इसमें। हमारे साथ उमर किदवई साहब हैं, इनके बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और इनको इस बारे में अक्सर इस टाइप की रिपोर्ट्स इन तक पहुंचती रहती होंगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में? भाई परवेज साहब, आम पब्लिक हो या जिसकी इतनी सोच डेवलप ना हो, तो ये पैनिक होने वाली बात तो थी है और रहेगी हमेशा कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड हमने खुद लगवाई हुई वैक्सीन। तो लेकिन जहाँ तक पैनिक होने की बात है, इसका जो जहाँ तक मैंने गूगल पे पढ़ा है उसमें चाहे वहाँ ब्रिटेन की अदालत हो और चाहे कंपनी खुद हो, उसने ये एक्सेप्ट किया है कि कुछ परसेंट का मतलब होता है 2, 4, 5, 10%। और जो भी केस, तो इनके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है। कभी कोई चीज़ अगर इनके हुई है और अगर कोविशील्ड ली है जैसा अगर ये असलियत है तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मेंटल एंजाइटी होती है। जैसे मान लिया अब डांस कर रहा है और लड़का ख़त्म हो गया तो हद से ज़्यादा एक्टिविटी एनर्जी उसका लॉस होता है। इसी तरह लड़की अगर जयमाल डाल रही ख़त्म हो गई तो उसमें भी ये मुमकिन है कि वो शादी कितने स्ट्रेस और के साथ होती है किसी भी घर की बच्चियों का, और जयमाल डालते वो क्या सोच रही है, कितना ज़्यादा उसके दिमाग पे असर पड़ा। तो ये तो देखिए 5% उस वक्त भी जब कोविशील्ड लग रही थी या जो भी हर जगह ये बात मशहूर थी, 5 से 10% ये इसमें रिस्क है। लेकिन आदमी 100% रिस्क को कवर करने के लिए 10% रिस्क को ले रहा था। तो वही चीज़ कोविशील्ड ने भी कही अदालत में कि हाँ ऐसा है। और कोई भी आप देखिए मेडिसिन भी लें, कोई भी इंजेक्शन भी लें, जो हम किसी बीमारी के लिए लें, वो भी बिल्कुल कहाँ प्रूव है, उस 100% ये होता है कोई सेफ़ है। उसमें भी गुंजाइश होती है, किसी के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किसी कुछ हो जाता है। तो सारा इल्ज़ाम उस कोविशील्ड कंपनी को देना बिल्कुल गलत बात है। और कोई हुकूमतें हमारी जैसे हुकूमत है या जहाँ जहाँ ये अप्रूव्ड हुई, तो वहाँ के भी साइंटिस्ट हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने इसको अप्रूव किया होगा। तो मेरा यही मैसेज है पब्लिक के लिए कि ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। कोविशील्ड जिनके लगी उस सब के कुछ नहीं होगा। अगर बहुत कुछ हुआ 5%, 2%, अभी तक जितने केस हैं रेयर हैं। तो ये तो हमको पहले ही मालूम था कि इसमें लगाने से पहले 5% का रिस्क होगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से बिना स्ट्रेस की ज़िंदगी जिए और जिस्मानी एक्टिविटी जो घर पर हो सकती है वो करते रहिए। भाई साहब, आप ये बताइए कि इस टाइप के केसेस फिर अब कैसे बढ़ गए थे, जो सडन ऑफ वो कहीं बैठे बातचीत कर रहे हैं या हो रहा है? देखिए बेशक बड़े होंगे अगर पेपर में रिपोर्ट हो रहे हैं या सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन जब कुछ बात चलती है तो कुछ बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। तो वही सब इस केस में भी हुआ। कुछ लोग, सियासी पार्टियां भी होती हैं जो इस इशू को ऊपर उठाती हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कुछ गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट होते हैं। तो ऐसा मिला जुला रिएक्शन होता है। बिल्कुल बड़े होंगे, लेकिन अब देखिए इधर 6 महीने में 3 महीने में कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। उधर तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त केस हो रहे थे। लेकिन हमको ऊपर वाले से उम्मीद रखना चाहिए और इतबार करना चाहिए अपने मेडिकल लाइन के ऊपर, जो भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत डेवलप है। और अल्लाह चाहेगा तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग डरें ना, डर के हर चीज़ अपने करीब कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे बहुत सवाल उठाने लगते हैं सबसे पहले सरकार के ऊपर कि जब सरकार के पास भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो उस वक्त थे नहीं, जो अवेलेबल थे सरकार ने वही किया। तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी कि अगर ये इसको पहले टेस्ट और ज़्यादा होने चाहिए थे, या सरकार के ऊपर किसी तरीके के कंपनसेशन का वो बनता है कि ऐसे लोगों को दें? भाई देखिए उस वक्त जो हालात थे, हर आदमी चाहता था किसी तरह की कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन ऐसी हो जिससे उसको राहत मिल जाए। तो उस वक्त तो बस ये हमारे दिमाग में था कि गवर्नमेंट साइड से या प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से कोई वैक्सीन है जिसको हम परचेज़ कर सकें, लगा लें। क्योंकि अपने लिए इंसान नहीं सोचता, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए ज़रूर सोचता है। उस वक्त गवर्नमेंट ने भी जो बेहतर था
हम उस पीरियड में नहीं जानते कोरोना पीरियड में क्या क्या हुआ, वो बातें बिल्कुल सियासी हैं, हमको उसमें जाना भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन का मसला है, उस वैक्सीन को 2 महीने 3 महीने में कोशिश करके हर घर घर पहुँचाया गया, हर जगह हर सेंटर पर लाया गया। कोई गवर्नमेंट होती XYZ, उसको इस क्राइसिस में यही सब करना था। तो अब उस पर इल्ज़ाम देना कि उसको जो उसने किया गलत किया, और ऐसी आदमी बिल्कुल त्राही त्राही मचाए हुए था, तो अब कोई भी गवर्नमेंट हो, अब इल्ज़ाम तो आप सबको दे सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से किसी गवर्नमेंट को हम इल्ज़ाम दें, उससे अच्छा हम अपनी खुद का सेहत का ख्याल रखें। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें यही होती है कि हम जितना अपने ऊपर स्ट्रेस लेंगे, पेन लेंगे, सोचेंगे, उतने हमारे लिए नुकसानदेह। स्ट्रेस एक बड़ा कारण है आजकल जो ज़्यादा बीमारियां बढ़ी हुई हैं। बेशक आज जो भी हम जिस माहौल में गुजर रहे हैं, एक पेनफुल माहौल है, और किसी को अपने फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को अपने बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को अपनी सर्विस जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना उसका स्ट्रेस है। गरज की स्ट्रेस एक ऐसा है, हमारे ज़िंदगी का पार्ट बन गया है, तो अब उससे तो हम नजात पा नहीं सकते, लेकिन इसका हल यही है कि जितना मिनिमाइज़ हम कर सकें उतना बेहतर। तो स्ट्रेस तो पहले भी ये सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, स्ट्रेस बढ़ा क्यों है? आज की जो मसरूफियात हैं और आज के ज़िंदगी के जो आदमी के एक्सपेक्टेशंस हैं, पहले हमको याद है बचपन में हम लोग किस तरह रहते थे। एक घर के अंदर 15-15, 20-20 लोग फैमिली रहती थी, और जो खाने पीने में हुआ हम लोगों ने खा लिया। जंक फूड तो भूल जाइए, हम बाहर क्या खाते थे, वो घर के अंदर ही एक लिविंग स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं बहुत लो था। यानी हमको सिर्फ पंखे याद हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे सन 62 में आई है। उसके बाद तो आज का दौर तो आप जानते हैं AC OC सबका है। ये सब चीज़ें तो अल्लाह ताला ने वक्त के साथ सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया, और कुछ फैमिली ज़्यादा उठ गई, पढ़ लिख गई, ऊपर चली गई। तो ये सब देखिए, आप जो लोकल आदमी है, छोटा आदमी है, जो दिन भर मजदूरी करता है, शाम को कमाता है, वो ना कभी कोविशील्ड के बारे में सोचता है, ना सोचेगा, और ना उसको कोई स्ट्रेस होता है। उसकी सुकून की ज़िंदगी है, और शाम को 5 बजे आया, कमा के लेट गया, सो गया, या अपने बच्चे। प्रेशर बढ़ जाता था। हाँ, प्रेशर बढ़ जाता था। अब हर आदमी बस सोचता है हम कैसे सबसे टॉप पे पहुंच जाए। ये चीज़ तो मुमकिन नहीं है, और उस टॉप पे पहुंचने के लिए उसको किन किन दौर से गुजरना पड़ता है, जो गुजरा है उससे पूछे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है परवेज भाई, आपने ये मौका दिया मुझे प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए। मुझे भी फिक्र थी कोविशील्ड का ये डर है क्या रंग लाएगा। अच्छा टॉपिक आपने चुना है, और आप हर बार पॉलीग्राफ की तरफ से बहुत अच्छा टॉपिक चुनते हैं, इसका बेहद बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू।